Hello everyone. In today's lecture, today we are going to see shares. We are on chapter number 3, issue of share. This is the book in front of you. In the last lecture, we have covered allotment of share and procedure for allotment. Okay. तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर कंपनी आईपीओ करती है या एफपीओ करती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, तो कंपनी के थ्रू डायरेक्टली किसको शेयर मिल रहा है? इन्वेस्टर को। ठीक है, कब मिल रहा है? जब इन्वेस्टर अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करता है? वो प्रोस्पेक्टस को रीड करता है और एप्लीकेशन के थ्रू वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी से शेयर देने के लिए, और कंपनी अगर उसे शेयर देती है तो इसे क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी आपको कब बनाना पड़ेगा? when there is ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। हमने देखा था अंडर सब्सक्रिप्शन हो या पार सब्सक्राइब्ड हो तो हमको किसी को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस का रिक्वायरमेंट कब होता है? when there is ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर हम लोग सेल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन उससे कहीं ज्यादा आ गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर किसको अपॉइंट करेंगे? अलॉटमेंट कमिटी को। ये अलॉटमेंट कमिटी लिस्ट बनाएगी कि किसे शेयर देना चाहिए और किसे शेयर नहीं देना चाहिए। राइट है। पॉइंट नंबर 2, होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या करेंगे? हेल्ड करेंगे। अच्छा, बोर्ड मीटिंग क्या करेगी? जो अलॉटमेंट कमिटी ने लिस्ट दिया है उसके ऊपर गौर करेगी और सैंक्शन करेगी कि शेयर किसे देना है और किसे नहीं देना है। ठीक है, और इसके अंदर सेबी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ताकि किसी के साथ बायस ना हो। ठीक है ना। ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें किसी के साथ फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अनबायस्ड तरीके से हम लोग शेयर को अलॉट कर सकें, इसके लिए सेबी का यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। नंबर 3, पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करेंगे अलॉटमेंट के लिए, और अकॉर्डिंगली क्या होगा? शेयर अलॉट किए जाएंगे। अच्छा, जिसको शेयर मिलेगा, ठीक है ना, जिसको शेयर अलॉट हुआ है उसको कौन सा लेटर जाएगा? अलॉटमेंट लेटर। और जिसको शेयर नहीं मिला उसको कौन सा लेटर जाएगा? लेटर ऑफ रीग्रेट। लेटर ऑफ रीग्रेट। ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर में हम क्या करेंगे? हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए। जो इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उनसे हम और पैसे डिमांड करेंगे, नोन एज अलॉटमेंट मनी। ठीक है। और जिनको शेयर नहीं मिल पाए हैं, जिनको हमने रिग्रेट लेटर भेजा हुआ है, उनको हम रिफंड ऑर्डर देंगे। मतलब उन्होंने जो एप्लीकेशन मनी पे किया था वो उनको रिटर्न किया जाएगा। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स फॉर रिन्यूंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या हो जाता है? रिनंसिएशन मतलब अगर कोई पर्सन अपना शेयर का राइट किसी और को देना चाहता है ना। उसने अप्लाई किया था, उसको शेयर अलॉट भी हो गए, बट वो परचेस करना नहीं चाहता, तो वो किसी और को ये राइट दे सकता है। तो उसके लिए अरेंजमेंट करेगी कंपनी। इसके बाद किसी को अगर स्प्लिट करवाना है, फॉर एग्जांपल उसने 500 शेयर अप्लाई किया था बट अभी उसको सिर्फ 200 चाहिए, तो वो 300 शेयर का अलॉटमेंट किसी और को करवा सकता है। किसके थ्रू? स्प्लिटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर कंपनी अरेंज करेगी 2 अलॉटमेंट लेटर के लिए। ठीक है। तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टर को एंड अकॉर्डिंगली स्प्लिट लेटर इश्यू हो जाएंगे। फाइल रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर कैसे हुआ, कितने सब्सक्रिप्शन हुए, किसको किसको शेयर दिया, किसको नहीं दिया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, सेबी का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव आया था, है ना। इस सारे इंफॉर्मेशन जो है A to Z किसको देना पड़ेगा? हमको ROC को। कब तक देना पड़ेगा? विद इन 30 डेज ऑफ दी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, है ना। शेयर जब से अलॉट किया उसके 30 दिन के अंदर आपको ये पूरा ब्यौरा उनको देना पड़ेगा। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। फिर हम क्या बनाएंगे? रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर मेंबर्स हैं उनका डिटेल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और ये शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ क्या होना चाहिए? जो शेयर होल्डर है उन तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। नाउ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हम लोग ने पीपीटी देखा हुआ था। शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखाई देता है और उसके कंटेंट क्या होते हैं, बस उसमें हम लोग को यही चीजें लिखनी है
इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या है ये? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप। कौन इशू कर रहा है? कंपनी इशू कर रहा है ना, इशूड बाय कंपनी। और क्या है ये? एविडेंस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना अधिकार का क्या है? सबूत है, एविडेंस है कि आप क्या है? ओनर है। ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर के आप क्या है? ओनर है। ऐसा ये सर्टिफाई करता है, ऐसा ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस किसको बोलते हैं हम लोग? जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस का डिमांड होता है तो सबसे पहला सबूत इसको माना जाएगा, प्राइमा फेसी एविडेंस। मतलब इस सबूत को कोई नकार सकता नहीं है। फर्स्ट एविडेंस, ठीक है, ऑफ टाइटल टू द शेयर। तो ओनरशिप का जो पहला एविडेंस है, प्रूफ है, वो क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखो, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इन द सेंस, अगर कोई कल को कोई शेयर होल्डर आकर के बोलता है नहीं मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, और कंपनी बोलती है नहीं आप शेयर होल्डर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका नाम तो हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में है ही नहीं, है ना। तो वहां पर शेयर होल्डर बोलता है नहीं नहीं मेरे पास तो क्या है? शेयर सर्टिफिकेट है। आपके पास मेरा नाम हो नहीं हो मुझे नहीं पता, वो आपका इंटरनल मैटर है, बट मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो मैं कंपनी का क्या हूँ? मैं कंपनी का ओनर हूँ। और ये बात अगर कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट कौन सा सबूत मानेगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर का या शेयर सर्टिफिकेट का? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि डिस्प्यूट के केस में रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री को नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट को माना जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इसके लिए इसको क्या बोला गया? प्राइमा फेसी एविडेंस। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर की एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए? कंपनी का कॉमन सील लगा होना चाहिए। मतलब ये एक टाइप का क्या हो गया? सिग्नेचर हो गया कंपनी का। ठीक है। ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर साइन करने चाहिए? 2 डायरेक्टर साइन करने चाहिए। ठीक है ना। एंड ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको क्या करेंगे? ऑथराइज करेंगे। मतलब शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। ठीक है। तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, इनको अथॉरिटी दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, और उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। ये बात यहाँ पर नहीं लिखी है, बट हम देखते हैं कि जब भी 2 डायरेक्टर साइन करते हैं उसमें से जो एक डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। और साथ में अगर फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है। या तो कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा जिसको अथॉरिटी दी गई है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो क्या बताया हमने इसके अंदर? पहला तो कॉमन सील होना चाहिए। मतलब हमने देखा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लगा होता है? स्टैंप लगा होता है। किसका स्टैंप लगा होता है? कंपनी का। ठीक है ना। दूसरा, 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए जिसमें से एक क्या हो? मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको पावर कौन देगा साइन करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और साथ ही साथ अगर कंपनी ने फुल टाइम सेक्रेटरी रखा हुआ है या कंपनी ने किसी को ऑथराइज किया हुआ है तो वो पर्सन क्या करेगा? वहां पर साइन करेगा। तो टोटल कितने सिग्नेचर हो गए? 3 सिग्नेचर। 2 सिग्नेचर किसकी? डायरेक्टर। और एक लास्ट सिग्नेचर किसका? सेक्रेटरी। ठीक है। Company has to issue the share certificate to all the allottees as well as transferee. On transfer of share, it is issued on partly or fully paid up share. तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पर्सन को ओनरशिप का टाइटल मिला हुआ है, चाहे वो अलॉटी हो या वो ट्रांसफरी हो, ट्रांसफरी मतलब किसी और से परचेस किया हो, उसके पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर वो शेयर फुल्ली पेड भी हो सकता है और पार्टली पेड अप भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा अमाउंट आ चुका हो। फॉर एग्जांपल, शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज और इन्वेस्टर ने पूरा 10 रुपीज भर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली पेड अप। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज लेकिन कंपनी ने अभी तक डिमांड किया है 5 रुपीज, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? पार्टली पेड अप। अगर इन्वेस्टर ने 5 रुपीज पे कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे पार्टली पेड अप, क्योंकि 5 रुपीज और डिमांड करना बाकी। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। फटाफट देख लेते हैं हम लोग कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या है।
कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज रूल 2014। तो जो कंपनी का रूल 2014 है उसमें जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर SH1 क्या बोलता है, फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। पहला, नेम ऑफ द कंपनी, CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी का नाम होना चाहिए। फिर कंपनी का जो यूनिक नंबर होता है ना, हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में CIN नंबर, तो ये CIN नंबर वहां पर लिखा होना चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होना चाहिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है। नंबर 2, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर क्या हो जाता है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर वो नंबर रहे कि इसका इंफॉर्मेशन कहां पर दर्ज है। हमने देखा कि जो शेयर सर्टिफिकेट हो क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं इसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होगा किसी रजिस्टर में, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर, है ना। तो वहां का जो पेज नंबर है वो एज अ फोलियो नंबर यहाँ पर यूज किया जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट नंबर, हर एक सर्टिफिकेट का अपना एक अलग नंबर होता है। जैसे कि आप भी देखो, आपको 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसका भी अलग नंबर है ना। तो वैसे ही हर एक सर्टिफिकेट को ऑथेंटिक करने के लिए उसको एक सेपरेट नंबर दिया जाता है। तो शेयर सर्टिफिकेट का भी अपना एक अलग नंबर है। नेम ऑफ मेंबर, मेंबर यानी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर होल्डर का नाम उसके ऊपर आ जाएगा। शेयर होल्डर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके ऊपर उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा। नेचर ऑफ शेयर, शेयर कैसा है ना, हमने देखा इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है वो बता सकते हैं। दूसरा, इक्विटी शेयर में भी दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट या इक्विटी शेयर विथ प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट, है ना। तो कौन से नेचर का शेयर है वो उस पर लिखा हो। नंबर ऑफ शेयर एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर, शेयर का नंबर क्या है और डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है वो उसके ऊपर लिखा हो। हमें पता है हर एक शेयर का अलग नंबर होता है, तो एक सर्टिफिकेट के अंदर 50 शेयर है तो उसमें रेंज दिया होगा 50 नंबर्स का। ठीक है, अमाउंट पेड ऑन शेयर, शेयर पे कितना पैसा अभी तक हमने पे किया हुआ है। देन कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जो कंटेंट है ये कहां पर मिलता है हमको, शेयर सर्टिफिकेट पे मिलता है। ठीक है, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कब आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर कोई IPO किया हुआ है या FPO किया हुआ है, कंपनी के थ्रू डायरेक्टली शेयर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, एप्लीकेंट के पास, है ना। तो 2 महीने का पीरियड दिया गया है कि विद इन 2 months शेयर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए। देखो लिखा है टाइम ऑफ इश्यू शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट कब हो, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। टू वूम, किसे, टू सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे पर्सन जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, उसकी सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब प्रिपेयर किया जाता है तो जब आप इसको ROC के पास सबमिट करते हो, ROC कौन, मदर ऑफ द कंपनी, है ना, हमारे लिए तो कंपनी की माँ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और जब आप इसको क्या करते हो, वहां पर रजिस्टर करते हो किसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो कुछ लोगों को उस पर साइन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम या सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। और जनरली ये कौन होते हैं, ये डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको भी मेंबर माना जाता है। तो इन मेंबर्स को 2 महीने के अंदर, कहां से 2 महीने, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनको शेयर्स मिल जाने चाहिए। बराबर, किसकी बात करें, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। ओके, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से अगर हमने शेयर इशू किया है तो हमारे जो अप्लीकेंट है अलॉटी, अलॉटी को ये शेयर मिल जाना चाहिए। कितने महीने में, 2 महीने में मिल जाना चाहिए। ठीक है, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये 1 month किसकी बात की है, अगर आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, किसके लिए, ट्रांसफर मतलब आपने सेल किया है, तो जो परचेस करने वाला पर्सन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी, है ना,
तो उसको 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हम देखेंगे टू वूम, किसको दे रहे हैं ये। पहले तो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, कंपनी जो नई नई इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, हमको कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आरओसी के पास सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो मेमोरेंडम पे जिसने साइन किया था उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। इनको इनकॉर्पोरेशन से 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरे अलॉटी, अलॉटी जिन्होंने आईपीओ एफपीओ में से शेयर परचेस किया, अप्लाई किया, तो इनको भी अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर शेयर मिल जाना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है। थर्ड ट्रांसफरी, ऐसा पर्सन जिसने शेयर किसी और शेयर होल्डर से परचेस किया, उसको भी 1 महीने के अंदर क्या मिल जाना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ओके। फॉर लिस्टेड कंपनी शेयर सर्टिफिकेट शुड बी issued with in 15 days, within 15 days। अगर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका शेयर मार्केट में क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो 15 दिन के अंदर इश्यू होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। क्योंकि लिस्टेड कंपनी का क्या होता है, हमको पता है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है और उसके अंदर अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो वो 15 दिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है आई थिंक। 3 केसेस हमने यहाँ पर देखे। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात कब आती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा फर्ज करो कि 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट आपके पास था, है ना, आपको 2 चीजें मिली होंगी 10th के। एक तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, 10th का रिजल्ट मिलता है। दूसरा, 1 साल के बाद जाकर के आप अपने स्कूल से क्या कलेक्ट करते हो, बोर्ड सर्टिफिकेट, है ना, वो पासिंग सर्टिफिकेट होता है। और सपोज वो पासिंग सर्टिफिकेट आपसे खो गया, यू लॉस्ट इट, तो आप क्या कर सकते हो, आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी डुप्लीकेट बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर स्कूल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा जो ओरिजिनल बोर्ड सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है, तो मुझे डुप्लीकेट इशू किया जाए। तो स्कूल वाले क्या करेंगे, वो चेकिंग करेंगे, कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे और आफ्टर 20-30 डेज आपको डुप्लीकेट जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो गुम हो गया है, या कोई भी एक रीजन जिसकी वजह से आपको क्या चाहिए, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके बारे में रीड कर रहे हैं। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, कब इशू कर सकती है ना। हम लोग किसकी बात करें यहाँ पर, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात करें। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डीफेज्ड, डीफेज्ड का मतलब वो रीडेबल नहीं है, खराब हो चुका है ना, मल्टीलेटेड, फट चुका है, और टॉर्न एंड इज सरेंडर टू द कंपनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, डीफेस्ड हो गया है, मल्टीलेटेड हो गया है, फट गया है ना, तो आपको पहले वो सरेंडर करना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। It has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed, या शेयर होल्डर ने ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि उसका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। कैसा प्रूव करेगा, पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगा और वहां से एक सर्टिफिकेट ले आएगा कि मेरे घर पे चोरी हो गई थी या मेरे हाथ से गुम हो गया है ना, और वो कंपनी में सबमिट करेगा कि मैंने अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है वो खो दिया। ऐसे केस में वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट डिमांड कर सकता है और कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट कंपनी कब इशू कर सकती है। पहला, जब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, डीफेस्ड हो गया, मल्टीलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, और आपने उसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, है ना। भले वो किसी भी हालत में है, आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, कंपनी को वापस देना पड़ेगा, तो उसके बदले में आपको डुप्लीकेट इशू होगा। दूसरा बताया कि आप ये प्रूव करो, क्या प्रूव करो, कि आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। इन द केस लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट्स अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर।
बराबर है। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपका लॉस्ट हो गया है तो कंपनी क्या करेगी, एक एडवर्टीजमेंट टाइप का नोटिस सेंड करेगी। कहाँ पर, न्यूज़पेपर में सबको बताएगी कि ये पर्टिकुलर जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये नंबर का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया, गुम हो गया है। और अगर आपको वो मिलता है, ठीक है ना, तो उसका क्या करना है, या तो वो इनवैलिड हो जाएगा या आप उसे कंपनी को रिटर्न कर दें, ऐसा नोटिस वो भेजेंगे। ठीक है। टू अनाउंस, क्या अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंस द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड आस्क द फाइंडर इफ एनी टू रिटर्न इट टू द कंपनी। तो बोलेंगे अगर किसी को ये शेयर सर्टिफिकेट मिला है तो कंपनी को क्या करे, रिटर्न करे। बराबर, ऐसा एक नोटिस भेजा जाएगा, किसमें, एडवर्टीजमेंट में। इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, अगर कंपनी को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। बराबर है। तो हमने देखा डीफेस्ड हो गया है, मल्टीलेटेड हो गया, तो आपको सरेंडर करना है। और अगर लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट द शेयर सर्टिफिकेट, या डिस्ट्रॉय हो गया है ना, आपसे गुम हो गया है, तो आप कंपनी को बताओगे और कंपनी क्या करेगी, न्यूज़पेपर में एक नोटिस सेंड करेगी कि किसी को अगर ये मिला है तो कंपनी को रिटर्न कर दें। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें रिप्लाई नहीं आया तो फिर कंपनी नया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब से आपने अप्लाई किया है 3 महीने के अंदर आपको वो मिलेगा। ठीक है। कंपनी इश्यूज इट ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, कंपनी किसको इश्यू करेगी, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, उसी को इश्यू करेगी। ठीक है। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट इट इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और जो डुप्लीकेट होगा शेयर सर्टिफिकेट उसके ऊपर लिखा होगा बोल्ड में, क्या लिखा होगा, इट इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, है ना। जैसे हम टाइटल देखते हैं, टाइटल में लिखा रहता है शेयर सर्टिफिकेट, तो उसके आगे वर्ड लग जाएगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। समझ में। कंपनी हैज टू पे हैवी पेनल्टी इफ इट हैज इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। अगर कंपनी ने फ्रॉड के कारण मतलब चीट करने के कारण एक ही नंबर का 2 सर्टिफिकेट, जिसको हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, इशू कर दिया, है ना। सपोज मेरे पास कोई नंबर का एक शेयर सर्टिफिकेट था और मैंने सेम सर्टिफिकेट 2 पर्सन को क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो क्या होगा, हैवी पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर कंपनी पकड़ी गई तो, है ना। ये वैसा ही हो गया जैसे देखो करेंसी नोट होता है, तो सेम करेंसी सेम नंबर की करेंसी नहीं होती है, हर एक करेंसी का अपना एक सेपरेट नंबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर कोई करेंसी में हमको सेम नंबर मिले, सपोज 2 500 रुपीज की क्या है, करेंसी नोट है, और दोनों का जो नंबर है वो क्या मिले, सेम मिले, तो दोनों में से एक क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो क्या चलेगा मार्केट में, नहीं चलेगा, है ना। सिमिलरली सेम नंबर के सर्टिफिकेट भी, शेयर सर्टिफिकेट भी चलने वाले नहीं है। तो कंपनी को हैवी पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर ऐसा पता चला कि कंपनी का इंटेंशन क्या था, फ्रॉड करने का था। बराबर है। कॉल ऑन शेयर, कॉल्स ऑन शेयर। अभी इसके पहले क्या बताना चाहूंगा मैं आपको कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंपनी शुड आस्क द होल अमाउंट ऑफ शेयर एट अ टाइम, है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरे पैसे डिमांड कर ले। तो पहले ऐसा ज्यादातर होता था कि कंपनी क्या करती थी, इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती थी। एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा अमाउंट, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमने सिर्फ 3 रुपीज डिमांड किया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे हम 2 रुपीज और डिमांड करेंगे, और उसके बाद का जो 5 रुपीज है उसको हम बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं, कॉल। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, डिपेंड करता है आपको कैसा कॉल रखना है। एक साथ आप फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा मंगा ले 5 रुपीज, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी कंपनी कि उनको कैसे कॉल करना है। तो अभी हम लोग यही प्रोसेस ले रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन मनी देखा, हमने अलॉटमेंट मनी देखा, और हम देख रहे हैं कॉल्स ऑन शेयर। ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी के बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट होता है, जो कंपनी किससे मांगती है, अलॉटी से मांगती है, उसको हम बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर। ठीक है। At the time of issue of share,
a company may state that the issue price of the share is to be paid in installment. कंपनी ऐसा बोल सकती है कि इशू प्राइस आप किस में दें, इंस्टॉलमेंट में दें. एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स फॉर इट, जैसे जैसे कंपनी डिमांड करेगी वैसे वैसे शेयर होल्डर को क्या करना है, पे करना है. So when a company demands the shareholder to pay a part or full amount of the balance amount unpaid on share, it is called as call on share. तो जब भी कंपनी अपना अमाउंट क्या करती है, डिमांड करती है, ठीक है ना, पार्ट या फुल अमाउंट डिमांड करती है, उससे क्या बोला जाता है, कॉल्स ऑन शेयर बोला जाता है. बराबर है. Thus besides the application money and allotment money, तो हम किसको, दो इंस्टॉलमेंट को छोड़ देते हैं. पहला कौन सा, एप्लीकेशन मनी, दूसरा कौन सा, अलॉटमेंट मनी. तो अलॉटमेंट मनी के बाद वाला जो अमाउंट डिमांड करते हैं ना इंस्टॉलमेंट का, उससे क्या बोला जाता है, कॉल्स. ठीक है. इफ अ कंपनी डिमांड्स द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, इट इज कॉल्ड एज कॉल्स ऑन शेयर. बराबर है. यहां पर जो पर्टिकुलर शेयर है, ठीक है, ये शेयर का जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज. तो 10 रुपीज ऐसा फेस वैल्यू को हम किस में कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी जो है वो हम डिमांड करेंगे. एप्लीकेशन मनी मैंने कितना डिमांड किया, 2 रुपीज. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी में जब डिमांड करूंगा, सपोज मैंने डिमांड किया 3 रुपीज, तो टोटल मैंने कितना यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, 5 रुपीज कलेक्ट कर लिया. इसके बाद का जो भी कॉल होगा, है ना, सपोज यहाँ पे 2 रुपीज और 1 रुपी, ऐसा मैं क्या करता हूँ, डिमांड करता हूँ. तो ये जो मेरा डिमांड है इसको क्या बोला जाएगा, कॉल मनी बोला जाएगा. ठीक है. तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉल, दिस वन इज सेकंड कॉल एंड दिस वन इज फाइनल कॉल. हाँ, कंपनी अगर ऐसा चाहे कि फर्स्ट कॉल में उसको 5 रुपीज कलेक्ट करना है तो वो 5 रुपीज डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं. समझ में आया. तो इट टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी कि उसको ये कैसे कलेक्ट करना है. तो कॉल समझ में आ गया आपको. ओके. द अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड ऑफ शेयर इज लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर. तो जो अनपेड अमाउंट है किसके ऊपर, पार्टली पेड के ऊपर. तो मैंने आपको बताया पार्टली पेड का मतलब क्या होता है. तो कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू में से 5 रुपीज डिमांड किया और आपने पे कर दिया. बराबर है. अब आपको कितना पे करना बाकी है, नेक्स्ट 5 रुपीज और पे करना बाकी है. तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर की ये लाइबिलिटी है. तो जो भी अनपेड अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी. इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स, कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स. अगर शेयर होल्डर ने बकाया राशि नहीं भरा या नहीं भर पाया, है ना, सपोज कंपनी ने क्या किया, अपने पूरे पैसे डिमांड किए कि भाई हमारा जो 10 रुपए का शेयर था पूरा 10 रुपए दे दो, लेकिन कोई शेयर होल्डर है वो नहीं दे पा रहा है. ठीक है. तो कंपनी के पास राइट है, क्या राइट है कंपनी के पास, कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर. फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, शेयर छीन लेना, है ना. तो आपके पास से कंपनी क्या कर लेगी, ओनरशिप राइट को छीन लेगी, उस आपसे ले लेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब से शेयर फॉरफिट होगा तब से आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो, आपके सारे अधिकार चले गए. गॉट इट. तो यहाँ पर कंपनी को ये राइट दिया गया है कि अगर आप उनके कॉल्स पे ना कर पाओ तो क्या करना पड़ेगा, वो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं, छीन सकते हैं, आपके अधिकार आपसे ले सकते हैं. ठीक है. कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देखो ये जो पावर है कॉल करने का, तो हमने देखा कई सारे पावर जो है ना सिर्फ किसको दिए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए गए. जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करने का, अलॉटमेंट करने का, है ना. और ये एक पावर, कौन सा पावर, कॉल, कि कितना पैसा डिमांड करना है, ये पावर भी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के हित में हो. ठीक है. कंपनी हैज टू सेंड अ कॉल लेटर नोटिस टू द शेयर होल्डर आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी. कंपनी को क्या भेजना पड़ेगा, एक कॉल लेटर भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्टिंग टू पे द कॉल मनी. तो यहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी आपको एक नोटिस भेजेगी, लेटर भेजेगी, जिसको हम बोलते हैं कॉल लेटर, है ना. और उसमें हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जैसा भी कॉल होगा
वो आपको लेटर भेजेगी और डिमांड करेगी कि आपको इस कॉल पे कितने पैसे भरने हैं, ठीक है। एंड गिव देम मिनिमम 14 डेज नोटिस टू पे द कॉल मनी। तो आपको कितने दिन मिलते हैं, जब से आपको नोटिस मिला है वहां से 14 डेज का पीरियड आपको मिलता है। 14 डेज में आपको ये पैसे भर देने। कहां भरने? टू द बैंकर, टू द बैंकर। कौन सा बैंकर? कंपनीज बैंकर, बराबर है। तो मिनिमम 14 डेज तो आपको मिलेगा नोटिस पीरियड से, और आपको ये पैसे कहां भरने? कंपनी के बैंक में भरने। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। देखो यहां पर क्या बता रहे हैं कि कोई भी कॉल, कॉल मतलब कौन से कॉल की बात करें? जिसमें एप्लीकेशन मनी इन्वॉल्व नहीं है, अलॉटमेंट मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद वाले जो भी कॉल हैं वो 25% से क्या बता रहे हैं? ज्यादा नहीं होने चाहिए। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। और नॉमिनल मतलब कौन सा नॉमिनल वैल्यू? फेस वैल्यू, ठीक है, उसको नॉमिनल वैल्यू बोला गया। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। और दो कॉल के बीच का जो गैप है 1 महीने से कम का होना नहीं चाहिए, बराबर है। फ्रॉम द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रोसीडिंग कॉल, the rule and procedure to make call is given in the company's article of association। जो रूल है कॉल करने का वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, बराबर है। क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में क्या करती है? फेस वैल्यू कलेक्ट करती है, पूरा अमाउंट कलेक्ट करती है, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाकी के जो डिमांड होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कॉल बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल या फाइनल कॉल, ऐसे वो उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर ने ये जो बकाया राशि है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये उसने पे नहीं किया तो कंपनी के पास अधिकार है कि वो शेयर उससे छीन सकती है, उसका ओनरशिप अधिकार, ओनरशिप राइट उससे ले सकती है, ठीक है। कॉल कैन बी मेड ओनली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो पावर है कॉल करने का किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को नोटिस भेजना पड़ेगा कॉल करने के लिए, और जब से नोटिस मिलेगा उसके 14 डेज के अंदर शेयर होल्डर को पैसा भरना पड़ेगा। कहां भरना पड़ेगा? कंपनी के बैंकर, ठीक है। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। कोई भी कॉल शेयर के नॉमिनल वैल्यू के 25% से ज्यादा हो सकता नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और जो गैप है एक कॉल से दूसरे कॉल का गैप 1 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब आप पहला कॉल करें फिर दूसरे कॉल करने के लिए आपको कम से कम कितना रुकना पड़ेगा? 1 महीना रुकना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। और ये 1 महीना कहां से काउंट होगा? ये जो 14 डेज दिया था ना, ये 14 डेज एंड होने के बाद 1 महीना आपको रुकना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉल करना है। गॉट इट? तो इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहां लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है? फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर क्या होता है? ये अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि अगर शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं कर पाएगा तो कंपनी के पास अधिकार है कि कंपनी उसका ओनरशिप राइट उससे क्या कर सकती है? वापस ले सकती है। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग इसके अंदर जानेंगे। क्या लिखा है देखो? इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल ऑन शेयर विद इन ए सर्टेन पीरियड। तो हमने शेयर होल्डर को कुछ टाइम दिया था, ठीक है, उसमें उसको क्या पे करना था? कॉल पे करना था। तो आपको भी पता है क्या टाइम पीरियड है? 14 डेज, बराबर है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन फोरफीट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, अगर ये पावर उन्हें किसने दी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने दी है, तो वो क्या कर सकते हैं? फोरफीट कर सकते हैं, शेयर को छीन सकते हैं, ओनरशिप राइट उससे ले सकते हैं, ठीक है। कैन फोरफीट, दैट इज टेक अवे द ओनरशिप ऑफ अ मेंबर। मेंबर का ओनरशिप राइट उससे वापस लिया जा सकता है, और इसी को बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर। ओनली पार्टली पेड अप शेयर कैन बी फोरफीटेड। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। फोरफीट करने का रीजन क्या था? कॉल ना भरना। और अगर आपने कॉल पूरा भर दिया है तो आपका शेयर क्या हो जाएगा? फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड शेयर कभी भी फोरफीट हो सकता नहीं है,
सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर जो है, जिसके ऊपर कॉल पे करना बाकी है, उसी को फोरफिट किया जा सकता है, उसी के अधिकार छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दें। सबसे पहली बात क्या बताई, अगर कोई शेयर होल्डर फेल हो जाए अमाउंट पे करने में, जो स्टिपुलेटेड टाइम उसको दिया था, कितना दिन का पीरियड दिया था, 14 डेज का पीरियड दिया था, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 14 दिन का पीरियड दिया था तो 14 दिन में तुरंत क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। आपको वापस से क्या भेजा जाएगा, रिमाइंडर भेजा जाता है ना। सपोज आपने एक बार आपको नोटिस आया और आप पे नहीं कर पाए, 14 डेज चले गए, तो वापस आपको आफ्टर 6 to 7 डेज क्या आएगा, कॉल रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, कॉल रिमाइंडर। और फिर से आपने पे नहीं किया, तो ऐसे हो सकता है 2-3 आपको कॉल रिमाइंडर आए, और फिर फाइनल में आपको क्या आएगा, लेटर ऑफ फोरफीचर, कि हमने आपको पिछले 2 महीने से 3 महीने से कॉल डिमांड किया, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपका कोई रीजन भी ऐसा हमें पता नहीं चल रहा है, आप कोई कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम एक्शन के तहत क्या कर रहे हैं, आपका ओनरशिप राइट आपसे छीन रहे हैं, ऐसा नोटिस आपको आ सकता है। तो जो स्टिपुलेटेड टाइम बताया गया है ना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 14 डेज का ही हो, वो उससे आगे भी हो सकता है, क्योंकि एक ही बार हम उसको चांस नहीं देंगे, बार बार उसको बोलेंगे, कॉल रिमाइंडर सेंड करेंगे, ठीक है, तो 2-3 लेटर उसके पास जाते हैं। बोर्ड कैन फोरफिट शेयर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बोर्ड अपना जो पर्सनल रेज किसी से निकालना नहीं है ना, जानी दुश्मन तो है नहीं कि नहीं देखता हूं अभी तेरे को कैसा ओनरशिप मिलता है, तेरा ओनरशिप मैं छीन लूंगा, ऐसा बोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ कब छीन सकता है, ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जहां पर कंपनी के हित की बात होती है ना, कंपनी का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए हम शेयर को क्या करते हैं, फोरफिट करते हैं। उसी को मद्देनजर रखना है, किसी शेयर होल्डर से, किसी मेंबर के साथ किसी बोर्ड का जमता नहीं है, और पर्सनल खार निकालने के लिए है ना, पर्सनल रेज निकालने के लिए उसने क्या किया, उसको उसका शेयर फोरफिट कर लिया, तो ऐसा कर सकते नहीं है। ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस, कंपनी को क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस ऑफ फोरफिचर टू द कंसर्न मेंबर। जब कंपनी शेयर फोरफिट करना चाहती है तो उसको नोटिस ऑफ फोरफिचर भेजना पड़ेगा। The notice must give minimum 14 days period from the date of service of notice। तो नोटिस जब से आपको मिला है, तो आपको वहां से 14 दिन का पीरियड मिलता है कि अभी भी अगर आप अमाउंट पे कर दो तो आपका ओनरशिप हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर उस 14 डेज में आपका अमाउंट नहीं आया, किसके साथ, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, है ना, तो आपका शेयर क्या हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। ऐसा नोटिस आता है, समझ में आया? तो ये भी नोटिस का पीरियड कितना है, 14 डेज का पीरियड है। क्या इस नोटिस के साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा? हाँ, जितना आपने डिले किया है उतने दिन का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने ये 14 डेज में भी कोई पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, तो कंपनी आपका जो ओनरशिप अधिकार है आपसे वापस ले लेगी। ठीक है, अ कंपनी कैन री इश्यू फोरफिटेड शेयर एज दिस शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी। अब ये जो फोरफिटेड शेयर है उसका कंपनी करेगी क्या, कंपनी उसको री इश्यू करेगी, किसी दूसरे शेयर होल्डर को सेल कर देगी, और हो सकता है डिस्काउंट में करे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ पैसे मिल गए थे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बाबू राव है, उनको हमने ये शेयर दिया था जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज, या इश्यू प्राइस था 10 रुपीज, और बाबू राव ने इसके ऊपर 7 रुपीज पे कर दिया। कितना पे कर दिया, 7। अब हमने बाकी के जो 3 रुपीज है और डिमांड किए कि भाई 3 रुपीज आपके बाकी है वो दे दो। तो हमने जो रिमाइंडर भेजा, कॉल रिमाइंडर भेजा, सेकंड रिमाइंडर भेजा, थर्ड रिमाइंडर भेजा, हमें कोई रिप्लाई आया नहीं। इसके बाद हमने नोटिस ऑफ फोरफिचर भेजा जिसमें 14 डेज का नोटिस मिलता है, उसका भी हमें कोई रिप्लाई मिला नहीं। तो हम क्या करेंगे, बाबू राव से ये शेयर छीन लेंगे। अब ये शेयर कंपनी क्या करेगी, ये शेयर किसी और शेयर होल्डर को हम इशू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजू है, वो हमारे शेयर में इंटरेस्टेड है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपको हम लोग 5 रुपीज में देने के लिए तैयार है। तो बाबू राव से ऑलरेडी हमको कितना मिला था, 7 रुपीज, और राजू हमें कितना देगा, 5 रुपीज, टोटल कितना हो गया, 12 रुपीज। तो भी कंपनी को यहाँ पे 2 रुपीज का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नुकसान है वो किसका होता है, अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर होता है ना उसका ही नुकसान होता है, कंपनी का कोई नुकसान होता नहीं है। बराबर है, तो कंपनी उसको क्या कर सकती है, फोरफिटेड शेयर को री इश्यू कर सकती है। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज नॉट द सेम एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी री इश्यू करती है तो उसको अलॉटमेंट कहा जाता नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के बेसिस पे नहीं हुआ है। ठीक है, उसको अलॉटमेंट नहीं कहा जाता। On reissue, if company gets more money than the call which was due, the excess amount is paid to the member। देखो क्या बोल दिया अभी, on reissue, if the company gets more money
द कॉल विच वॉज ड्यू, है ना, जितना पैसा बचा था, कितना पैसा बचा था बाबू राव के पास, 3 रुपीज बचा था लेना, और री इश्यू हमने कितने में किया, 5 रुपीज में, तो हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो 2 रुपए है वो कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, कंपनी क्या करेगी, वो जो बाबू राव है उसको रिटर्न कर देगी कि आपसे हमको 3 रुपया लेना था ना, हमने किसी दूसरे शेयर होल्डर से ले लिया, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप ले लो, ठीक है। द बोर्ड कैन कैंसल forfeiture under certain circumstances provided the member request the board before it is reissued। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर री इश्यू करने के पहले मेंबर ने, है ना, हमारा जो बाबू राव है उसने क्या किया, अप्रोच किया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि सर आपका लेटर मुझे मिला ही नहीं था, और मैं क्या किया, मैं डिफेंस में हूँ, मैं फौज में हूँ, मैं वहां पर गया हुआ था, घर पर आया तो मुझे बहुत सारे आपके लेटर्स मिले और मुझे पता चला कि आपने फोरफीट कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे क्या करें, फिर से री इश्यू करें मुझे, है ना। तो कंपनी ने अगर किसी और को ये नहीं दिया है तो इसको वो कैंसिल कर सकती है फोरफीचर को, और बाबू राव को उसका शेयर वापस मिल जाएगा, अगर जो बाबू राव है उसका जेन्यून रीजन होगा। कैसा रीजन होगा, जेन्यून। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि नहीं ठीक है, इसने जो किया मजबूरी में किया, और वो अपना जो भी बैलेंस पेमेंट है वो इंटरेस्ट के साथ भरने के लिए रेडी है, तो वापस से उसके अधिकार उसको दिए जा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो शेयर किसी और को इश्यू होना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके पहले उसको आना पड़ेगा ओल्ड शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इफेक्ट, इफेक्ट हमको पहले से पता है, अगर आप शेयर होल्डर हैं और आपने कॉल मनी पे नहीं किया और कंपनी ने बाद में एज एक्शन आपका क्या किया, शेयर फोरफीट कर लिया, आपसे ओनरशिप राइट ले लिए, तो क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला, सिसेशन ऑफ मेंबरशिप, आपका मेंबरशिप चला जाएगा। नाउ यू आर नो मोर मेंबर ऑफ दी कंपनी, आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, मेंबर मतलब यहाँ पर आप शेयर होल्डर नहीं हो, ठीक है। On forfeiture, a member ceases to be member of the company and loses all membership right। सारे जो अधिकार थे आपके चले गए। The member's name is removed from the register of member, और आपका नाम भी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा था वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, आपकी क्या लाइबिलिटी है, क्या शेयर जाने के बाद भी आप लाइबल हैं, तो हाँ, a member is liable for unpaid calls even after forfeiture of share। The liability ceases only when the company reissues the forfeited share। तो जब तक कंपनी ये शेयर किसी और को इश्यू ना कर दे तब तक आप क्या हो, लाइबल हो, है ना, कंपनी आपसे वो पैसे डिमांड कर सकती है, ठीक है। लेकिन कब तक, जब तक ये किसी और को रीइश्यू ना हो गया हो। हाँ, रीइश्यू हो गया तो कंपनी को उसको पैसे मिल गए, देन यू आर नॉट लाइबल, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद हो गई, शटर डाउन हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं वाइंड अप, ठीक है। इफ अ कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 year ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, जब से कंपनी ने क्या किया, फोरफीचर किया है, फोरफीट किया है, और उसके 1 साल के अंदर कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, द मेंबर whose shares have been forfeited is liable to pay the cost as a past member। तो यहाँ पर जो मेंबर था जिसका शेयर फोरफिट किया गया था उससे भी पैसा मंगाया जा सकता है, तो वो मेंबर अभी क्या है, लाइबल है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिस्टर अमित है, अमित ने शेयर परचेस किया था, और एक जो शेयर था वो 10 रुपीज का था, बराबर है, उसने उसके ऊपर 6 रुपीज पे कर दिया, तो कितना पे करना बाकी रह गया, 4 रुपीज। अब कंपनी ने कई बार उसको रिमाइंडर वगैरह भेजा, लेटर ऑफ फोरफीचर भेजा, नोटिस भेजा, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कंपनी ने क्या कर लिया, उसका शेयर फोरफीट कर दिया, तो अभी भी 4 रुपए लेने बाकी है, और हमने उसका मेंबरशिप राइट क्या कर लिया, ले लिया। हुआ क्या, कंपनी ने ये शेयर किसी को अभी तक रीइश्यू किया नहीं था, और कंपनी 1 साल के अंदर ही लिक्विडेट होने जा रही है, मतलब बंद होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है। अब वाइंड अप के टाइम पे होता क्या है, उसको अपने सारे असेट्स को बेचना पड़ता है और सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब वो असेट्स वगैरह बेचेगी और लायबिलिटी को पे करेगी, लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा चाहिए, अगर पैसा कम पड़ा तो ये जो शेयर होल्डर था जिसका शेयर फोरफीट हो चुका है
उससे भी पैसा डिमांड किया जा सकता है। ये अधिकार है कंपनी के पास। किसके पास? कंपनी के पास। ठीक है। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ शेयर। हाँ, इसको सुरेंदर नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? सरेंडर। सरेंडर ऑफ शेयर। आप अपना शेयर खुद से क्या कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं। अभी देखो, ये ऊपर वाला जो केस था ना, उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। फर्क क्या है? ऊपर वाले केस में बार बार कंपनी अपने पैसे डिमांड कर रही थी, है ना। उसने क्या क्या भेजा? उसने कॉल लेटर भेजा, फिर उसने कॉल रिमाइंडर भेजा, है ना, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर, फिर लेटर ऑफ फोर फीचर की नोटिस भेजी, और नहीं हुआ तो फोरफीट कर लिया। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सपोज आप खुद, ठीक है ना, जैसे पीयूष है, और पीयूष ने क्या किया? शेयर परचेस किया था, जिसके ऊपर अभी भी 6 रुपीज पे करना बाकी है। अभी तक उसने 4 रुपीज पे किया, कितना पे करना बाकी है? 6 रुपीज इज स्टिल पेएबल। अब पीयूष के पास में क्या आया? कॉल लेटर आया, कंपनी अपने पैसे डिमांड कर रही है। बट पीयूष को पता है कि अभी कोरोना वायरस सब जगह फैल गया, जॉब चली गई, प्रॉब्लम हो गया, आगे वो पैसा जमा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पीयूष को लग रहा है इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि मैं कहीं से पैसे अरेंज करूं और पे कर सकूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पीयूष के पास एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? वॉलेंटरी रिटर्न का। वो कंपनी को खुद लेटर लिख सकता है कि आई एम अनेबल टू पे द बैलेंस अमाउंट, प्लीज मेरा शेयर आप क्या कीजिए? वापस ले लीजिए। ठीक है। दिस मीन्स वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ द शेयर बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर कैंसलेशन। तो पीयूष सामने से बोलेगा कि मैं अब पे नहीं कर सकता, तो मेरा शेयर क्या कर दो? आप कैंसिल कर दो। सरेंडर of share is allowed only if there is no other option but to forfeit the share. सरेंडर कब हो सकता है? जब फोरफीचर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, है ना। अगर फोरफीचर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा तो ही कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को क्या कर सकता है? सरेंडर कर सकता है। ओनली पार्टली पेड अप शेयर कैन बी सरेंडर। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पार्टली पेड अप शेयर ही फोरफीट हो सकता है, और पार्टली पेड अप शेयर ही क्या हो सकता है? सरेंडर हो सकता है। ठीक है। सरेंडर्ड शेयर कैन बी री इशूड इन द सेम वे एज फोरफिटेड शेयर। तो इसका भी वही हाल हो सकता है, जैसा फोरफिटेड शेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? री इशू कर सकते हैं, उसी तरीके से आप सरेंडर्ड शेयर को भी क्या कर सकते हो? री इशू कर सकते हो। तो ये कंपनी के हाथ में, कंपनी उसको क्या कर देगी? री इशू कर देगी। मोर और लेस देखो दोनों सेम है। फोरफीचर में कंपनी ने छीन लिया, और सरेंडर में आपने अपने खुद से क्या कर दिया? दे दिया, है ना। आपने खुद से दे दिया, उसी को क्या बोलते हैं? सरेंडर बोलते हैं। The article of association of the company must provide for surrender of share। तो ये जो प्रोविजन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, तो ही आप सरेंडर कर सकते हो। बराबर है। सरेंडरिंग ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सरेंडर करने की वजह से क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। हैंस कंपनीज अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर। और इसके लिए कंपनी क्या करती है? अवॉइड करती है, सरेंडर नहीं करवाती। समझा क्या? ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। क्यों? क्योंकि फोर फीचर से रिलेटेड था। फोर फीचर और सरेंडर में बहुत सारी समानताएं हैं। फोर फीचर में कंपनी आपसे शेयर छीन ले रही है, और सरेंडर में आप खुद स्वेच्छा से दे रहे हो कि मैं अभी आगे पे नहीं कर पाऊंगा, मेरा शेयर क्या करो? ले लो वापस। तो सर कोई शेयर होल्डर खुद से क्यों शेयर देगा? क्योंकि सरेंडर करने में ना एक चांस बढ़ जाता है कि आपने जो अमाउंट पे किया है शायद आपको मिल जाए, शायद। हाँ, नॉट कंपल्सरी, बट शायद आपने सपोज उस शेयर के ऊपर 5 रुपीज पे किया था, और आप बोलोगे कि मैं आगे पैसा नहीं दे सकता, प्लीज मेरे पैसे जो मैंने भरे वो मुझे वापस दे दीजिए। तो अगर कंपनी कंसीडर करे, हाँ, कंपनी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन शायद कंसीडर करे तो वापस आपका पैसा मिल सकता है इन केस ऑफ सरेंडर, क्योंकि आपने खुद स्वेच्छा से उसको रिटर्न किया। बट फोर फीचर में ऐसा कुछ नहीं होता। फोर फीचर में आपका पैसा आपको वापस मिलेगा ही नहीं। आपने जो पे किया, पे कर दिया, भूल जाओ। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर ट्रांसफर करना मतलब सेल कर देना। ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप अपना शेयर का ओनरशिप किसी और को दे सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। अब ये कंसिडरेशन के लिए हो सकता है, मतलब आप चाहे पैसे लेकर के दो या फ्री में दे दो, एज अ गिफ्ट दे दो, आपकी मर्जी।
तो ट्रांसफर किसको बोलते हैं? जब शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, या हम बोल सकते हैं व्हेन ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। एक मेंबर किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा से शेयर जब दे देता है, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन, वो पैसे के लिए ट्रांसफर कर सकता है, और गिव इट अवे एज गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे भी उसको दे सकता है। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर, हर एक मेंबर के पास अधिकार है कि वो अपने शेयर को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हो? फ्रीली अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रीली मतलब आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं क्यों बेच रहे हो, ठीक है ना, इसको क्यों बेच रहे हो। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर होते नहीं है। सपोज आप एक प्राइवेट कंपनी में हो और आपको अपने शेयर बेचने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबसे डिस्कस करना पड़ेगा, फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, नहीं आप अपने शेयर जो है हम मेंबर्स में से किसी एक को बेचो, तो ही हम मान्य करेंगे। तो सब लोग अगर उसको क्या करते हैं? मान्य करते हैं, तो ही आप प्राइवेट कंपनी के शेयर बेच सकते हो। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में सिर्फ आपको बताना है कि मेरे को शेयर सेल करना है, और आपका शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वेयर एज इन द प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी की बात क्या करें, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एंड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आपको अपना शेयर सेल करना है, ट्रांसफर करना है, तो जो रजिस्टर मेंबर है उसको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। आप फिलअप करते हो एक फॉर्म जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना, तो ये फॉर्म फिलअप करके आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। तो आपको ये सबमिट करना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट के साथ में, और साथ ही साथ थोड़े फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, जो भी नॉमिनल फीस होती है शेयर ट्रांसफर की। ठीक है, मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर। जो सेलर है, सेलर को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर। और जो बायर है, बायर को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जो सेलर है ही इज नोन एज ट्रांसफरर, और जो बायर है, बायर को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। ठीक है, अ मेंबर कैन सेल ईदर अ पार्ट और एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय। आपको चाहिए तो आप पूरे शेयर बेच दो। सपोज आपके जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके अंदर 200 शेयर है। कितने शेयर? 200। आप उसमें से सिर्फ 50 सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप पार्शली कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा 200 बेचना है 200 बेच दो, या सिर्फ 50 सेल करना है 50 सेल कर दो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने शेयर सेल करना। ठीक है, transfer is said to be completed only when transfer is registered in register of member। ट्रांसफर को कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, उसके पहले तक वो सिर्फ क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। तो ट्रांसफर को ट्रांसफर कब माना जाएगा? जब वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख लिया जाता है। बराबर है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, अगर हम लोग डीमैटेरियलाइज्ड शेयर की बात करें, डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। तो अगर आप डीमैटेरियलाइजेशन में शेयर्स का डीलिंग कर रहे हो, मतलब ई फॉर्मेट में डीलिंग कर रहे हो, तो तुरंत क्या होता है? आपको डिलीवरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? डिलीवरी। डिलीवरी इन द सेंस आपने आज शेयर बेचा तो 2 दिन में आपको क्या मिल जाएगा? पेमेंट भी मिल जाएगा, और आपका शेयर किसी और के नाम पे हो जाएगा। तो वो बहुत ही इजी होता है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सपोज आपने शेयर परचेस किया, तो आपके पास जब शेयर आता है ना, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, वंस द शेयर आर ट्रांसफर्ड द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। एक बार आपने शेयर बेच दिया, आपकी लायबिलिटी खत्म। ठीक है ना, अब किसकी लायबिलिटी रहेगी? जिसने खरीदा उसकी लायबिलिटी। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। जब आप क्या करते हो? शेयर ट्रांसफर करते हो, आपको
स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है इन फिजिकल फॉर्म, बट इन द डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिकल फॉर्म होगा तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के समय पर, और अगर ये ई फॉर्मेट होगा, डीमेट फॉर्मेट होगा, आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। बराबर है। देखो यहाँ पर हिंट में भी दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी कितना होता है। एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 अ टैक्स is payable to the central government when transfer deed is executed। जब ट्रांसफर डीड मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आप एग्जीक्यूट करते हो, शेयर सेल करते हो, तो 0.25% का जो भी शेयर सर्टिफिकेट का वैल्यू है ना, उसका 0.25% आपको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर। जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुआ उस दिन मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, उस मार्केट वैल्यू का 0.25% निकालेंगे और उतना अमाउंट एज स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। कळलं का? रेफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर ये क्या है? तो हमने देखा ये जो ट्रांसफर ऑर्डर पारित करने का जो पावर है वो किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो क्या आपका ट्रांसफर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोक सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जहां पर बोर्ड के पास क्या है, अथॉरिटी है, पावर है कि वो आपके ट्रांसफर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। उनके पास पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं? A notice of the refusal giving the reason for refusing transfer by the board is to be sent to the member within 30 days, है ना। इसका क्या भेजना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा रीजन के साथ में। क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा along with the reason कि क्यों आपका जो ट्रांसफर है वो क्या किया जा रहा है, रिफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। रीजन फॉर रिफ्यूजिंग ये आपको बताना पड़ेगा। तो विद इन 30 डेज, कितने टाइम में बताना पड़ेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। मतलब जब से आपने अप्लाई किया है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपके पास एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में लिखा रहेगा कि क्यों आपका ट्रांसफर रिफ्यूज किया जा रहा है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रिफ्यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो क्या क्या ग्राउंड है उसका, देखो इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब लेटर्स का पार्ट आएगा तो लेटर्स के पार्ट में हमको इसका इस्तेमाल करना होगा, है ना। एक लेटर ऐसा लिखा रहता है कि शेयर होल्डर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और आपने रिफ्यूज किया है, तो आपने क्यों रिफ्यूज किया है ऐसा रीजन वहां पर देना पड़ेगा। तो ये पार्ट आपको ध्यान से सुनना है। द बोर्ड में रिफ्यूज द रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर फॉलोइंग कंडीशन व्हेन द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर as given in the article of association is not fulfilled by the member। मतलब जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजन दिया गया था, कहां पर दिया गया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है ना, वो फुलफिल नहीं किया। किसने नहीं किया, मेंबर ने नहीं किया, ठीक है ना। तो मेंबर को क्या करना चाहिए, एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा प्रोविजन लिखा है ट्रांसफर का वैसा फुलफिल करना चाहिए। नहीं किया रहेगा तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं। when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the companies act, ठीक है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब जो फॉर्म है जैसा फिलअप करना था वैसा आपने फिलअप नहीं किया, मे बी डेट नहीं लिखा या साइन करना भूल गए, या जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल किया नहीं है, किसका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का। when the instrument is not accompanied by the share certificate, इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको क्या लगाना चाहिए था, शेयर सर्टिफिकेट लगाना चाहिए था, लेकिन आपने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। When the company has a lien on the share, lien on the share का मतलब क्या होता है, अपने पास रखने का अधिकार। अगर कंपनी के पास राइट है कि कंपनी ये शेयर अपने पास रख सकती है ना, तो भी कंपनी आपके ट्रांसफर को क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखा है क्या, देखते हैं। अ मेंबर में अपील टू द एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब एक कोर्ट होता है जो कंपनी के केसेस को हैंडल करता है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर आप उससे खफा हैं, आपको ये गवारा नहीं हुआ कि
आपका जो ट्रांसफर है वो रोक दिया गया है, तो आप इसके खिलाफ एनसीएलटी में केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द नोटिस। इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड, अगर आपको नोटिस नहीं मिला है, द मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अगर आपको नोटिस नहीं मिला है तो 60 दिन के अंदर आप क्या कर दो? रिपोर्ट करो, या 90 डेज इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो 60 डेज मिलेगा प्राइवेट कंपनी के केस में और 90 डेज मिलेगा पब्लिक कंपनी के केस में, अगर आपको नोटिस नहीं मिला है तो। क्या नहीं मिला है? नोटिस नहीं मिला। ठीक है, एक बार ये वाला फिर से समझ लेते हैं। व्हाट इज द लीन ऑन शेयर? एग्जांपल, सपोज मिस्टर गणपत राव आपटे, ठीक है, ये हमारे कंपनी के क्या थे? शेयर होल्डर थे, और इनके नाम पे 10,000 शेयर्स था। कितना शेयर्स था? 10,000 शेयर्स। हमारा कंपनी जो है आबा बाबा लिमिटेड, इसके वो शेयर होल्डर थे, और अचानक उनका क्या हो गया? उनका डेथ हो गया, और फिर हमको उनके रिलेटिव से क्या मिला? उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला और रिक्वेस्ट मिला कि ये शेयर क्या कर दिया जाए? उनके नाम पे कर दिया जाए। ये बात समझ में आई आपको? अभी ये जो गणपत राव आपटे हैं, हमको उनके वाइफ की तरफ से क्या मिला? लेटर मिला कि ऐसा ऐसा हो गया है, शेयर उनके नाम पे कर दिया जाए। बट 2-3 दिन के बाद दूसरे एक और हमको नोटिस मिला दूसरी जगह से, जो दूसरा भी क्या था? उनके वाइफ की तरफ से था। तो कंपनी यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, अरे पहले जो नोटिस था वो अलग मिल रहा है, ये अलग मिल रहा है। तो जांच पड़ताल में मालूम पड़ा कि जो गणपत राव आपटे हैं, उन्होंने 2 शादियां की हुई थी, एक शादी मुंबई में, एक शादी पुणे में। ठीक है ना? अब उनके डेथ के बाद ये जो दोनों वाइफ हैं, जो एक कहाँ रहती थी? मुंबई में, और एक कहाँ रहती थी? पुणे में, ये दोनों अपना अपना हक जताने लगी कि इनका जो शेयर है मुझे मिलना चाहिए। अब ये केस किस में चला जाएगा? अगर गणपत राव आपटे का कोई विल नहीं है, कोई वसीयत नहीं है ना, तो ये डिस्प्यूट में चला जाएगा। और जब तक डिस्प्यूट चल रहा है, सपोज कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तब तक कंपनी के पास क्या है? लीन ऑन शेयर, मतलब ये शेयर किसी को दिया जाएगा नहीं। बराबर है? और सपोज उसमें जो मुंबई वाली वाइफ है, वो बोलती है अच्छा शेयर मिल तो नहीं रहा ना, एक काम करते हैं हम लोग शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। तो उनका अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट आएगा तो क्या हम उसको अलाउ करेंगे? नहीं, हम उसको रेफ्यूज कर देंगे, बिकॉज वी हैव लीन ऑन द शेयर। हमारे पास शेयर को अपने पास रखने का अधिकार है जब तक डिस्प्यूट चल रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। बैंक ट्रांसफर, when a member signs the instrument of transfer without filling in the name of the transferee and hands it over to the transferee along with the share certificate, it is called blank transfer. अब ये जो चीजें हैं ना, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस में से पहले निकाल दी गई थी। ठीक है ना? इसके जो लास्ट पोर्शन में से निकाल दिया गया था, उसके पहले वाले पोर्शन में था, तो उन्होंने क्या किया? फिर से वापस से ओल्ड पोर्शन की चीजें फिर से डाल दी। समझ में आ रहा है? तो ब्लैंक ट्रांसफर बहुत ही आसान है। जैसे देखो, ब्लैंक चेक दिया जाता है कि नहीं? अगर मैं आपको कोई चेक दूं जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा हो, सिर्फ अमाउंट लिखा है और सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो ये चेक आप किसी को भी दे सकते हो, फायदा है ना। सपोज मुझे पेमेंट करना है राज को, ठीक है ना, राज को मुझे 5,000 पे करना है, तो मैंने क्या किया? चेक बनाया और चेक पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बराबर है, सिर्फ क्या लिखा? 5,000 लिखा और सिग्नेचर करके दे दिया। किसको दे दिया? राज को दे दिया। अब राज को सपोज ये पेमेंट किसी और को करना था, किसको करना था? आयुष को करना है। तो आयुष क्या करेगा? मेरा चेक एज इट इज आयुष को दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसे भी नाम लिखा हुआ नहीं है ना, तो उसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही ये जो चेक है वो बहुत लोगों तक ट्रांसफर हो सकता है। बाद में रियली किसी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो अपना नाम लिख करके बैंक में क्या कर देगा? डाल देगा। इसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। क्या बोलते हैं? ब्लैंक चेक। तो वैसे ही क्या होता है? ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है? हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके साथ में फिलअप किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डीड। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड। तो ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर का नाम लिखना पड़ता है, ट्रांसफरी का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है ना? बट ट्रांसफरी ऐसा चाहता है कि भाई देखो क्या होता है ना, बार बार नाम रजिस्टर हो जाता है, तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है ट्रांसफर के लिए। इससे अच्छा एक काम करो, मेरा नाम लिखो ही मत, ब्लैंक रखो, है ना। तो मुझे और किसी को शेयर बेचना होगा ना, तो मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ, बार बार कंपनी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको?
बस वही चीज क्या है, ब्लैंक ट्रांसफर। और लास्ट में जिसको ये शेयर चाहिए रहेगा वो उस फॉर्म में अपना नाम लिख करके कंपनी को सबमिट कर देगा और शेयर उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, टाइम सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। ठीक है। व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का नाम बिना डाले अगर वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फिलअप करता है एंड हैंड्स इट ओवर टू द ट्रांसफरी, और किसको दे देता है, ट्रांसफरी को दे देता है, अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, किसके साथ, शेयर सर्टिफिकेट के साथ में। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ब्लैंक ट्रांसफर, इसी को ब्लैंक ट्रांसफर बोला जाता है। ब्लैंक ट्रांसफर enables easy purchase and sale of the share, ब्लैंक ट्रांसफर की वजह से आप इजीली क्या कर सकते हो, शेयर का परचेस सेल कर सकते हो। एज द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म्स कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप उसको कितनी भी बार क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बार बार कंपनी को पूछने की जरूरत है क्या, नहीं। द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी, और बार बार स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नाम चेंज नहीं कर रहे हो, आप बार बार सेल नहीं कर रहे हो, है ना, उस पर तो किसी का नाम है ही नहीं, तो बार बार स्टैम्प ड्यूटी पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अ होल्डर ऑफ द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म एंजॉय ऑल द राइट्स एज अ मेंबर एंटाइटल्ड टू हैव, लेकिन जो होल्डर है ना, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके बीच में कंपनी ने डिविडेंड दिया, क्या दिया, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रही है, तो वो किसको मिलेगा, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है ना, उसको वो पैसा मिलेगा। तो जो ओल्ड वाला था शेयर होल्डर, उसको जाएगा वो पैसा। सपोज कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है, क्या देना चाहती है, बोनस शेयर, तो कंपनी बोनस शेयर किसको देगी, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर फायदा किसको होता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है उसको बेनिफिट होगा, बराबर है। फॉर्ज ट्रांसफर, फॉर्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉर्ज का मतलब होता है किसी का नकली साइन करके, है ना, आपने किसी के डुप्लीकेट साइन की और उसके बिहाफ में कुछ बेनिफिट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल दिव्यांश है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, दिव्यांश है, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने डैडी का चेक लिया और उसको अपने डैडी की सिग्नेचर आती थी, तो उसने क्या किया, अपने डैडी की सिग्नेचर चेक पे लिख करके, है ना, और वहां पर सेल्फ करके या दिव्यांश का खुद का नाम डाल के बियरर चेक बनाया, बैंक में गया और बैंक से पैसे निकाल लिए, बराबर है। तो यहाँ पर बैंक वाले को क्या पता चलेगा, क्या नहीं, अगर साइन मैच होती है तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या ये फ्रॉड है, यस ये फ्रॉड है। ठीक है ना। दिव्यांश के डैडी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फॉर्जरी का केस करेंगे, फॉर्जरी मतलब नकली साइन करके बेनिफिट ले लेना। ठीक है ना। ऐसा ही फॉर्ज ट्रांसफर होता है। फॉर्ज ट्रांसफर क्या होता है, फॉर्ज ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फॉर्ज, मतलब क्या हुआ, एग्जांपल ले लो, जैसे तुषार कपूर है, ठीक है ना, तुषार कपूर के पास शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है और उसने अपने बैग में रखा हुआ है, तो जो अजय देवगन है उसने क्या किया, उसने उसके बैग में देखा शेयर सर्टिफिकेट है, तो मौका देखते उसने धीरे से निकाल लिया। अब शेयर सर्टिफिकेट लेने से वो उसका तो नहीं हो गया, क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम है, तुषार कपूर का नाम है। तो उसने क्या किया, एक ट्रांसफर डीड लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लिया, फॉर्म, तो ट्रांसफरर का डिटेल खुद भरा और तुषार कपूर का डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिया और ट्रांसफर का डिटेल में अपना नाम लिख दिया और ये कंपनी को भेज दिया, कंपनी को पता नहीं लगा और ट्रांसफर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्ज ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, फॉर्ज ट्रांसफर। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी को ऐसे ट्रांसफर को रजिस्टर करना नहीं चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा तो कोई कंपनी को मालूम पड़ जाएगा तो करेगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी ये ट्रांसफर हो गया है और बाद में मालूम पड़ा कि ये फॉर्ज ट्रांसफर था, तो ये वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, नकली सिग्नेचर करके आपका शेयर आपसे किसी ने ले लिया है, उसको बोलते हैं फॉर्ज ट्रांसफर। ठीक है। तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, और जो भी कुछ डाउट होगा यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी। बाय बाय।